पवन कुमार। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप तथ्यों को गहरे रहस्योद्घाटन करने में बड़े दक्ष हैं। कृपया ये बताइए कि मोदी जी का 2047 का विकसित भारत, क्या यह सच में कोई फ्रॉड है? और अगर फ्रॉड है तो इसके पीछे की रहस्यात्मक विवेचना करने का कष्ट करें। आज से 4 महीने पहले जो हमें बतलाया गया कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, अचानक 4 महीने में हम विश्व की छठी अर्थव्यवस्था कैसे हो गए? अचानक 2 महीने में कभी 2 स्टेप डाउन हुआ करते हैं, और फिर अगर ऐसे ही तुम 2 महीने में, 4 महीने में 2 स्टेप डाउन होते चले गए तो तुम्हारा हशर क्या होगा 2047 में? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, ये समझो। आरएसएस का ये प्लान है, और जो भीतर भीतर चल रहा है कि आप 3 बच्चे पैदा करो कम से कम। जब 3 बच्चे पैदा करेंगे तो मंद बुद्धियों की जमात बढ़ जाएगी, और जो आज आप जेनजी हो उसकी तादाद तो वही रहेगी। जरा सोचिएगा आप, हमारे देश के पास आज संपत्ति के रूप से सबसे बड़ी धरोहर क्या है? अगर आप ठीक से समझोगे, जानोगे, तो भारत के पास आज सबसे बड़ी अगर धरोहर है, पूंजी है, तो वो है हमारा जैन जी। हमारी औसत उम्र इंडिया की 30 वर्ष है। आज 30 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति के भीतर अपूर्व उत्साह होता है। वह इस उम्र में जो सोच लेता है वह कर देता है। यही उम्र है तुम्हारी कि तुम हिंदुस्तान के लिए कुछ कर गुजरो। इनकी व्यवस्था, जब तक इनके 3 बच्चे 30 साल के होंगे, तुम्हारे जैन जी उस वक्त 60 साल के हो जाएंगे। आज भारत एक सुदृढ़ जवानों का मुल्क है जिसकी औसत उम्र 30 वर्ष है। आज हम बगावत कर सकते हैं, लेकिन 2047 का क्यों साल दिया गया विकसित होने के लिए? क्या है, या जादू की छड़ी है कोई, एकदम से रातों रात हम विकसित हो जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप ही व्यक्ति ऊपर जाता है, स्टेप बाय स्टेप ही व्यक्ति नीचे जाता है। अगर 4 महीने पहले हम चौथे नंबर पे थे, जो बड़ा जश्न मनाया गया, तो 4 महीने के बाद हम छठे नंबर पे कैसे आ गए आज?
ये कैसे हो गया यकसा? क्योंकि आपसे देश की प्रत्येक सीक्रेसी छुपाई जाती है। थे हम तब भी छठे नंबर पे, हैं हम आज भी छठे नंबर पे। वर्ण छठे से सातवें में बेशक हो जाए, तो हमसे हर चीज छुपाई जाती है जो सच है। आपसे कहा जाता है कि इन्वेस्ट इन शेयर्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तुम्हें पता नहीं कि ये खाली लिफाफा, ये खाली बुलबुला, इसमें हवा भरी हुई है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिस शेयर को 15 रुपये होना चाहिए वह शेयर 300 रुपये है। क्या आप 20 गुना मूल्य देकर आज खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन इनका जो दुष्प्रचार है, इन्होंने जो मीडिया पाला है, वो प्रचार करेगा और खुद भी प्रचार करेंगे। एक वक्त था जब मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, जून के महीने में बड़ी तेजी आएगी, और मार्केट तो खिसक गया। जब अभी युद्ध का कोई हालात नहीं था, अयतुल्ला अली खोमनी मारा नहीं गया था 28 फरवरी को, मैंने उससे 10 दिन पहले ही बता दिया था कि घोर मंदा आएगा और 17,000 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा। 17 नहीं तो 15 गिर गया। 85 से 72 71 आ गया, 86 से। एक दिशा तो सही हुई। ये तो नहीं कि मैंने कहा कि इतने पॉइंट गिर जाएंगे तो उससे 1000 पॉइंट बढ़ गया, एक पॉइंट ऊपर नहीं गया, वो धड़म से जाते चला गया। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्रोनोलॉजी समझना चाहते हो तो ये है कि आज तुम ज़ेन जी की हालत में हो, तुम्हारा खून उबाला खाता है। तुम परिवर्तन कर सकते हो देश को, तुम भाग्य जगा सकते हो देश का, क्योंकि आज जापान बूढ़ा मुल्क है, जापान क्रांति नहीं कर सकता। जापान में जन्म दर संख्या करीब करीब नेग्लिजिबल है। बूढ़े क्या क्रांति करेंगे? वो तो जिएंगे, सिर्फ लाठी उठा के चलेंगे। इसलिए जापान धीरे 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 गरीब होता जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। जी खत्म हो गया, औसत उम्र बहुत बढ़ गई, प्रत्येक व्यक्ति वहां लाठी लेके चलता है। ऐसा ही तुम्हारा मुल्क हो जाएगा। 2047 क्यों चुनो? क्योंकि आज तुम 30 साल के हो, 2026 में 2047 में यानी 21 साल के बाद तुम 51 साल के होगे। जरा सोचो, 51 साल के बूढ़े का खून खोल सकता है? क्या 51 साल के बूढ़े का खून खोल सकता है? क्या वह तख्ता पलट कर सकता है? उसकी तो न्यूरॉन्स की रगें ढीली हो जाती हैं वैसे। वह तो चलता लड़खड़ाता है। बस ये भीतर की क्रोनोलॉजी है। तब तक हमारे जो हिंदू भीतर से प्रचार किया हुआ है इसने, मैंने इसीलिए बोला मुझे वोट चाहिए, मोदी के हिंदू का वोट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मोदी के हिंदू को मैं 30,000 जरूर दूंगा। मैं अपनी जनसंख्या में पार्शलिटी नहीं रखूंगा।
30,000 तो उसको दूंगा, लेकिन वोट मैं कहूंगा मुझे मत डालो। मैं तुम्हारी वोट के बिना ही जीतूंगा, तुम्हारी वोट के बिना ही संविधान में परिवर्तन करूंगा। तो उसके लिए क्या होगा? आपको मुझे 100% वोट डालना होगा। यही एकमात्र उपाय है। 2047 में हम विकसित मुल्क हो जाएंगे। देखिए, इतने कत्लो गारत करके आया हुआ व्यक्ति, इतनी बदमाशियां करके आया हुआ दूषित चरित्र व्यक्ति, जिसके ऊपर इतने इतने आरोप हैं, और उसके खुद की पार्टी का डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी या मधु किश्वर, रोज शाम को इसको तलब उठती थी, अपनी गाड़ियां लेकर जहां जाता था हमें पता है। यह तुमने प्राइम मिनिस्टर चुना है या अय्याशी करने का? एक व्यक्ति की अपनी अय्याशियों को पूरा कर लो, जो खाना है खाओ, जहां घूमना है घूमो, जो पहनना है पहनो, जो किसी को बोलना है बोल दो। और इसने खुद नहीं, तुम्हें पता नहीं, इसने सारी जनता को छूट दे रखी है। इसलिए जनता आज खुश है। मैं नहीं कहता वो दुखी है, दुखी तुम्हारे जैसे लोग हैं। लेकिन जिसके पास कोई पदवी है वो बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बस मोदी भक्त होना चाहिए। फिर उसके पास लाइसेंस आ गया, जैसे पिस्टल का लाइसेंस आ जाता है। ये जो धांधलियां करने का लाइसेंस आपने दे दिया बीजेपी के नाम पे या आरएसएस के नाम पर, हम इन सभी की अच्छी तरह से खबर लेंगे। देखिए, तुम्हें एक इनका सीक्रेट बताऊं। यमुनानगर में 17 सेक्टर में एक वृद्धाश्रम हुआ करता था। वहां वृद्धों को सेवा होती थी, खाना पानी मिलता था। इन्होंने उसे बीजेपी का कार्यालय बना लिया, जबकि उसकी कीमत करोड़ों रुपया है। इनके शिक्षा मंत्री कभी खेतों में घास काटा करते थे। कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के 10 साल तक मंत्री रह चुके हैं, और इलेक्शन से पहले वो घास काटा करते थे। इतना पैसा अचानक कैसे आ गया? क्या है इनके पास? हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, आलिशान बंगले। तुम 25 करोड़ करोते हो। तुम मुझे कहते हो बाबा 25 करोड़ रुपए कहां से आएगा? तुम्हें एक एक का नाम गिनाऊं तो तुम्हारी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि 25 करोड़ मैंने तुम्हें कम कहा है। दे तो इससे ज्यादा भी सकते हैं हम, और हमारा देश गरीब नहीं, हमारा देश बहुत अमीर है। बस इन लूट खसूट करने की इजाजत देने वालों ने इन लोगों को इतनी छूट दे दी कि इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। कौन सा ऐसा अफसर है जिसके पास करोड़ों रुपया नहीं है? तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो मुझे कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता वोट दे देगा? मैं सभी पार्टी के वरखला बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सभी पार्टी के नेता हैं, जो घटिया से घटिया नेता हैं, उनके पास हजारों करोड़ रुपए की जायदाद है। इसलिए मुझे सारी पार्टीज मेरे विरुद्ध हो जाएंगी, तुम देख लेना। लेकिन तुमने उस हालात में भी खड़े रहना। कोई भी पार्टी
मेरा दामन नहीं थामेंगी, ना मेरे पास आएगी, और रोएंगे जरूर, क्या पैसा मत करो, आप हमसे ले लो जो चंदा लेना है, लेकिन मैं क्या खाक चंदा लूंगा, मैं तो रोटी भी नहीं खाता, मुझे जरूरत ही नहीं है। जब मैं कुर्ते पजामे में चला सकता हूँ काम, और चला रहा हूं, नहीं घूमना है कहीं। मेरी आकांक्षाएं मिट गई और इस हिंदुस्तान को इस वक्त ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी, और परमात्मा ने मुझे इसी दिन के लिए इन हालातों में से गुजार कर आज का दिन देखने के लिए लेके आया कि चलो अब अपना काम करो, अब अपना दायित्व निभाओ। गलत तरीके से माइनिंग करना, नशे के कारोबार का नेटवर्क चलाना, क्योंकि तुम उलझे रहो, पंजाब को नशे में बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि न तो इन्हें होश आएगी, और वोट के लिए ये पैसे लेके वोट डाल देंगे, और पैसे इनके पास बहुत है, खरबों खरबों रुपया कमाया इन्होंने नशा बेचकर। और जब मैं नाम बोलता हूं तो फिर बड़े बड़े डेरों के शहंशाह इनको बचाने आ जाते हैं, और इनको बेचारों को पता भी नहीं, इनके भक्तों को, कि आपके बच्चों की जिंदगानियों को तबाह करने का सबसे बड़ा मुखिया तुम्हारे ही डेरे का मुखिया है। मंत्री कहता है आईएएस से, कमिश्नर से, और आगे आईएएस कहता है एक्सीएन से, एक्सीएन कहता है एसटीओ से, एसटीओ कहता है जेई से, और आगे ठेकेदारों से वसूली होती है। ऐसे वसूली होती है, और सब अपना अपना हिस्सा रखे चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर 50 लाख मांग लिया तो उसने 5 लाख अपना हिस्सा रख लिया, 45 लाख आगे दे दिया, आगे वाला फिर 5 लाख रख लिया, 40 लाख आगे दे दिया। ऐसे चल चल के ये है करोड़ों पति हुए। ये जो टेंडर भरे जाते हैं इनमें कमीशन होता है, हर फाइल का कमीशन 2% कमिश्नर का, 2% एक्सीएन का, 2% एसटीओ का, 2% जेई का, और इतना ही हर मेंबर का एमसी को जाता है। और यदि कोई एसटीओ, एक्सीएन, मेयर एमसी को पैसे देने से मना कर दे तो ये उसका ट्रांसफर अपने लोकल शहर से बहुत दूर करता है, और फिर जब ट्रांसफर रुकवाने के लिए एक अफसर जोर मारता है तो ट्रांसफर रुकवाने के लिए मंत्री 10 लाख रुपए मांगता है। हमारे पंजाब में ऐसा होता था। किसी व्यक्ति को किसी से चिढ़ हो जाए तो जो वह ऊंचे दर्जे का ऑफिसर कहता था मैं तुझे गुरदासपुर से परले पार भेज दूंगा, जहां दफ्तर में जाने के लिए नावों का प्रयोग होता है, बोट्स का। वो डरता था, नहीं भाई तू ही बोल क्या लेना है, यहीं रहने दे मुझे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका हल क्या है? इसका हल ये है मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पहले बोल भी चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम उसके होम टाउन में नौकरी देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने होम टाउन में, उससे बहुत फायदे होंगे। वृद्ध माँ बाप को बच्चों का सहारा होगा। सुख दुख तो वृद्ध अवस्था में आता है। सारी उम्र जिस बात की सोच रखता है वृद्ध दंपति कि बूढ़े होंगे हमारी लाठी का सहारा हमारा बच्चा बनेगा, बेटी हो या बेटा हो, सहारा तकते हैं। और अगर उनका ट्रांसफर इतनी दूर हो जाए और आगे ट्रांसफर वापस रुकवाने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए मांगे, देखिए
रिश्वत तो कांग्रेस के राज में भी होती थी, मुझे पता है। और इतना भी पता है कि जिस काम के लिए कांग्रेस में 10,000 लगता था, आज उसी काम में 10 लाख रुपए लगता है। यह इतना उत्पात मचा क्यों? क्योंकि मोदी खुद बेईमान है। मोदी खुद बेईमान है। उसने अपनी सारी ब्यूरोक्रेट्स को आज़ादी दे दी है। लूटो जितना लूट सकते हो, मैं भी लूटूंगा। अब देखिए, जो मलाई वाले महकमे हैं वो करीब करीब सीएम अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा है। अगर कोई अफसर तंग करेगा, उसको पटक दो 300 किलोमीटर पे, भोगता फिरेगा। या तो 50 लाख दे के जाएगा 1 करोड़ रुपया, और वो करोड़ रुपया जो दे के जाएगा वो किस में से निकालेगा? वो तुम में से निकालेगा। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी मेरे गिरदवाह में। मेरा ही एक मित्र मुझे कहने लगा, मेरे बेटे को जज लगवा दे राम। मैं उस वक्त राम जी का रोल करता था। 55 लाख रुपए तो लगवा दिया है, 75 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा फिर 20 लाख और दे दे, राम जी की इसमें क्या जरूरत है? तो उसका बेटा लग गया और उसकी पुत्र वधू भी लग गई। ये मुझे नहीं पता 55 दिया कि 75 दिया, इतना मुझे पता है कि लग गया। और मुझे सब जजेस का पता है। ऐसे ही नहीं मैं बोलता हूं कि कोई भी जज हाथ खड़ा कर दे कि मैं ईमानदार हूं और नार्को करवा दे। मैं ऐसे ही थोड़ा ललकारता हूं, मैं जानता हूं। ऐसे ही थोड़ा मैं सीजीआई को ललकारता हूं, ऐसे ही थोड़ा मैं हाई कोर्ट का ललकारता हूं। मैं कहता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, अपने नार्को की इजाजत भी दो। लेकिन ये कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है, लेकिन नार्को हम नहीं कराएंगे। क्योंकि नार्को में सिर्फ रिश्वत ही नहीं निकलेगी, नार्को में बहुत कुछ निकलेगा। इनके अवैध संबंध, इनका गुपचुप का माल, इन्होंने क्या क्या कत्लो गारत किए हैं, इन्होंने किस किस को सुपारियां देके मरवाया है, क्या कुछ निकलेगा मैं तुम्हें बता कह सकता हूं। और वो मैंने अपने उस अंतःस्थल पर जाकर पहले देखा है, तो मैं इतनी बेबाकी से बोल रहा हूं। जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया देकर छोटी कोर्ट में लगेगा, ऐसा नहीं मैं कहता हूं सभी लगते हैं। देखिए, बहुत से, हमारी एक बच्ची है, वो अभी छोटी कोर्ट में लगी है, लेकिन अपने बल के ऊपर लगी है, उसे रिश्वत नहीं देनी पड़ी। प्रमोशन करनी है या ट्रांसफर रुकवाना है तो एक्सचेंज के लिए 25 लाख, उसके बाद 50 लाख, उसके बाद 1 करोड़, इतनी रिश्वत चलती है। इसलिए मुख्यमंत्री अपने पास ही ये मलाईदार महकमे रखता है। ये कारण है। हमारी यह नहीं चलेगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? जब एक पार्टी, वो चाहे कोई भी हो, मैं यहाँ किसी को नहीं बख्शता, जो एक पार्टी टिकट देने का 500 करोड़ रुपया लेगी, तो 500 करोड़ देकर टिकट खरीदने वाला व्यक्ति का खैर गुजारेगा। तो मैं मूलभूत चीज को खत्म करूंगा। द गोल्डन स्पैरो 1 रुपये की रिश्वत तुमसे नहीं लेगा, 1 रुपये की। बस सिर्फ तुम्हारी मेरिट देखेगा, तुम्हारी जीतने के चांसेस देखेगा, तुम्हारी सेवा भाव देखेगा। अब देखिए, मैंने 146 लोगों को सेवा करने के लिए लगा दिया। 3 साल पड़े हैं, सेवा करो, सुख दुख में जाओ, उनके काम संवारो। अगर उनके काम नहीं बनते तो उस महकमे की जाके शिकायत करो, लोगों को इकट्ठा करो, उनकी कमजोरियों की, उनकी बेईमानियों को गिनाओ,
और एक दिन जब तुम सेवा करते करते 2-3 साल तो बहुत होते हैं, तुम इतने प्रसिद्ध हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे कि तुम घर बैठे ही चुनाव जीत जाओगे। लेकिन फल से पहले बीज बोना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदार लोग आ जाओ। मुझे ज़रूरत तो प्राइम मिनिस्टर की भी है, क्योंकि मैंने थोड़ी बैठना है प्राइम मिनिस्टर। ज़रूरत मुझे प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी प्रकार के मिनिस्टर की ज़रूरत है। मुझे टांगे पांगे मिनिस्टर नहीं चाहिए। रख तो दिया बिहार में नीतीश ने अपने बेटे को, यह तो सरेआम गुंडा करती है, तुम्हें दिखता नहीं? यह व्यक्ति, मैंने कितनी बार कहा, घर से लेकर विधानसभा तक बिना 3 बार गिरे पहुंच के दिखला दे, साइकिल चला के दिखा दे। फिर क्या हम प्रतिभा संपन्न देश हैं? ना हम प्रतिभा संपन्न देश हैं, हम तो बेईमानी संपन्न देश हैं। बस एक ही चीज है, झूठ बोलो, बेईमानी करो, गुमराह करो, छुपाओ अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को, घिनौने, और उनको छिपाने के लिए बांध रखो, वेश्याएं रखो, मर्द वेश्याएं रखो, स्त्री वेश्याएं रखो। वो भौंकती रहेंगी, कुत्तों की तरह चिल्लाती रहेंगी, और जनता को यकीन होता रहेगा कि हाँ, हमारी सरकार तो बहुत ईमानदार है। जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देके ठेका लेगा किसी सड़क का, किसी पुल का, किसी भी चीज का, वह सही मटेरियल प्रयोग करेगा? देखिए, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज तक सही सलामत है, कांग्रेस के बनाए गए पुल आज तक सही सलामत है। आज क्या हो गया? आज पुल का उद्घाटन करने जाते हैं मोदी जी, और पुल धड़ाम से हो जाता है। उसके ऊपर जो चलते हुए लोग होते हैं वो साथ रगड़े जाते हैं, और मोदी जी कोई मुआवजा नहीं देते, ना कोई सुनवाई होती है, ना ही कोई जीपीसी बैठाया जाता है। कुछ नहीं होता है इस राज्य में। क्या होता है? सिर्फ गुंडागर्दी, मौज करो, रिश्वत खाओ। इससे बुरा वक्त कब आएगा? अच्छे दिनों का सपना दिखा के भ्रष्टतम, सर्व उत्तम नहीं, सर्व अधम, सर्वाधम वक्त ले आना मुल्क पर, ये कहाँ की ईमानदारी और सियासत है? तुमने तो बिल्कुल ही डुबो दिया देश को। मैं रोऊं ना तो और मैं क्या करूं? तुम्हें एक बात समझा दूं, मैं आते ही सभी IAS ऑफिसर्स की छुट्टी कर दूं, दफा हो जाओ सब। सभी ब्यूरोक्रेट्स को मैं दफा कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति उम्र दराज होता है वह कहाँ हो जाता है, कहाँ समझते हो, होशियार हो जाता है, कन्निंग। उसको सारे फार्मूले पता चल जाता है कि कैसे, कहाँ से, कब, किस प्रकार बेईमानी करनी है। मैं सभी IAS ऑफिसर की छटनी कर दूंगा। मुझे पता है, जब मैं वोटों में अपने लोगों को खड़ा करूंगा तो यह लोग कोई कसर नहीं गुजारेंगे, इन्हें गुजारनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं तुम अपना पूरा जोर लगा लेना, लेकिन तुम्हारी छटनी मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैंने 1 अरब जनता को बचाना है, 1 अरब जनता को। और उसके लिए मुझे 10 लाख लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, ऐसे ऑफिसर्स की, ऐसे गंदे महकमे के कर्मचारियों की, ऐसे रिश्वतखोरों की, ऐसे मंत्रियों की, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। सस्ता सौदा है। प्रत्येक टाउन में एक पार्क बनेगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पार्क। उस पार्क में हरियाली होगी, घास होगी, वहां पर आप सुबह जाओ, क्रिया योग करो, ऑक्सीजनेटेड माहौल मिलेगा तुम्हें, और तुम सुबह सुबह इतनी ऑक्सीजन इनहेल कर लोगे, सारे दिन आपकी सहायता करेगी, आपको जीवंत रखेगी।
खुशनुमा मिजाज रहेगा तुम्हारा। तुम सुबह टहलो, क्रिया योग करो, और उसके बाद जब तुम घर आओगे ध्यान में बैठो, नाश्ता करो, अपने काम पे निकलो। तो हर पार्क, हर टाउन में, हर कस्बे में, हर ग्राम में तुम्हें एक बड़ा पार्क जरूर मिलेगा। हाथे हों, ठेके हों, इनको सबको ढा दिया जाएगा, उसकी जगह पार्क बनाए जाएंगे। ये शराब ने घरों को उजाड़ दिया है, और जिसने रिश्वत ली आईएएस ऑफिसर ने, हम जांच करेंगे और उनका नार्को करवाएंगे। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी राज प्रणाली का मुख्य तंत्र होगा नार्को, और हम जो आप वोट दोगे, हम उसमें जो अमेंडमेंट करेंगे वो यह करेंगे कि सरकार जिस व्यक्ति का भी चाहे नार्को करवा सकती है, किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। बस एक है, उस नार्को के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, वो जिम्मा हम उठेंगे, जो कराएंगे। ऐसे नहीं भागेंगे हम। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो करप्ट की श्रेणी में आ जाता है, सबूत मिल जाते हैं, उसका हम नार्को करवाएंगे। कोई अपराधी है, हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करवाएंगे पुलिस से। हम अपराधी से पूछेंगे, बता हथियार कहाँ है, कैसे किया मर्डर, कौन था साथ में, कौन कौन व्यक्ति गुनाहगार है, किस किस ने स्कीम बनाई, किसने सुपारी दी, कितनी सुपारी दी, वो सब बता देगा, रिकॉर्डेड होगा। ऐसे कंगालेंगे हम, पुलिस का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ज़्यादा जखाई नहीं करेंगे हम। ऐसे खत्म होगी रिश्वत। और सबसे ऊपर की बात मैंने बता दी कि 25 करोड़ से ज़्यादा अपर लिमिट तो होगी ही नहीं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास 25 करोड़ नहीं? आईएएस ऑफिसर है कोई ऐसा? कोई लगता है तुम्हें? नहीं। इसलिए इन आईएएस ऑफिसर्स की छटनी करके पूछा जाएगा, ये बेईमानी का माल कहाँ से आ गया। एक दुकानदार सारी उम्र कमाता है, सारी उम्र कमा के साधारण स्कूलों में उसके बच्चे पढ़ते हैं, और वह 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाता सारी उम्र में। तुमने बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ाई और बाहर के मुल्क में पढ़ाई, लाखों रुपए तुमने खर्च किए फ्लैट्स पे, पढ़ाई पे, और उसके बावजूद तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया है। कहाँ से आया? ये जो न्यायपालिका, न्यायाधीशों के घरों में बोरियों की बोरियों में जलते हुए नोट मिलते हैं, यह यूं ही थोड़ा आते हैं। इनके पास कोई टकसाल थोड़ी लगी है, किसी से तो लिया ही है ना रिश्वत ये। तो ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं, मुझे वोट डालने वाले बहुत से कटेंगे, और मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, बिल्कुल साफ, जरा भी कोई गुंजाइश ना रहेगी, और बिल्कुल साफ वैसे ही करूंगा। तुम देखोगे इनके पटाखे पड़ते, दीपावली के बिना इनके पटाखे पड़ते तुम देखोगे। अब तक तो दीपावली को तुमने पटाखों के सुने होंगे शोर, अब बिना दीपावली के सुनोगे। अभी प्रपोजल आया था कि आप ऐसे करो कि पंजाब का चुनाव लड़ लो। पंजाब का चुनाव तो आप मजे से जीत जाओगे। 30-30 हजार रुपये जब आप दोगे सबको अकाउंट में, तो सारे देश को विश्वास हो जाएगा। अरे भाई, 30,000 रुपया अगर देने की कैपेसिटी मेरे पास होती तो फिर मैं भी बेईमान होता। समझाई? यह जो कुछ बन रहा है,
यह आप अपने लिए ही बना रहे हो, वो बैठने के लिए खुद जुगाड़ कर रहे हो। बाबा जी का सानिध्य चाहिए हमें। इसमें मेरा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी मेरा नहीं लगा है, ना ही मेरे पास है। और मैं आपसे टिकट का 1 रुपया भी नहीं लूंगा, फिर मेरे पास पैसा कैसे आएगा? हाँ, मेरे पास ऑफर जरूर आए, मेरे पास ऑफर जरूर आए। क्या पैसा करो, 30,000 करोड़ रुपए ले लो, हम इकट्ठा होकर दे देंगे, लेकिन हमारे पे सख्ती मत करना। इन लोगों को आप छूट छूट दे देना। मैंने कहा फिर तो वही भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी। अगर आपसे पैसे लेके मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे में और मोदी जी में फर्क क्या हुआ? मोदी ने अडानी से पैसा ले लिया, अंबानी से ले लिया, और लोगों से पैसा ले लिया, यही तो उसकी तकनीक है। और यही मैं शुरू कर दूं? नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना मंजूर मुझे। मैं इस बेसिक बैकग्राउंड से शुरू नहीं करूंगा जो भ्रष्टाचार से शुरू होती है। मैं बिल्कुल सपाट ऐसे ही लड़ूंगा। अगर आपने बदलनी है प्रथा हिंदुस्तान की और सदा के लिए, अपनी नस्लों फसलों के लिए, आपने तो गुजार ली जैसे भी था, अपनी नस्लों फसलों के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों से मोह तो होता है। फिर आप ईमानदार लोगों को मेरे पास लेके आओगे। देखो जी, यह प्राइम मिनिस्टर के योग्य है, और मैं तो बनूंगा नहीं, आपको पहले बता दिया। मैं सिर्फ एक ईमानदारी की मिसाल तुम्हारे सामने हूं। वो आप मेरे को किसी पक्ष से भी कस लो, जहां से भी कसना चाहते हो, मैं शुद्ध और बुद्ध पाया जाऊंगा। बस आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा, उसके बाद मैं जिस पर यकीन करूंगा उस पर आंखें मूंद कर तुम भरोसा कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं किसी को टिकट नहीं दूंगा। बिना पैसे की टिकट मिलेगी तो वह व्यक्ति काहे को बेईमानी करेगा? नहीं करेगा। और उसकी रग रग में हम भरेंगे कि देखो, अगर तूने बेईमानी की तो याद रख, तुम्हारे त्याग पत्र सब मेरे पास हल्फनामे में होंगे, मैं वो अप्रूव कर लूंगा। सुप्रीमो तो मैं ही हूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता। मैं वृद्ध हो गया हूं, वृद्ध इस अवस्था में भी हो गया हूं कि 14 साल से मैंने खाना नहीं खाया है, एक दाना अन्न का भी नहीं खाया, मात्र 3 वक्त की चाय पीता हूं। मैं वास्तव में ही कमजोर हूं, कोई इसमें झूठ नहीं। मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं भीतर, अपने भीतर से एनर्जी और अपने भीतर से साहस और आनंद लेके आ सकता हूं, उससे मैं आपको गाइड कर सकता हूं। भरपूर साहस है मेरे में, और भरपूर मेरे भीतर आपकी समस्याओं का समाधान करने का तरीका है। बस मात्र पैसे को हम आड़े नहीं आने देंगे। ना मैं आपसे कुछ टिकट के पैसे मांगूंगा, यहीं से तो शुरुआत होती है करप्शन की। यही फिर मैं शुरू कर दूं तो मैं हाथ खड़े पहले ही कर दूंगा कि नहीं भाई, नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मैं सदा के लिए हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आया हूं। और 2047 का पचड़ा ये है, जो आज 30 साल की जेनरेशन है हमारी, वो 21 वर्ष के बाद 2047 में 26 चल रहा है। 21 वर्ष के बाद 51 साल की होगी, उसके हाथ में ऐसा होगा लकड़ी। क्या तुम तब बगावत कर पाओगे? बस ये सारी पीछे की क्रोनोलॉजी है। 2047 में ना तुम मोदी के विरुद्ध कुछ बोल पाओगे, ना बोल सकने की समर्थ होगी, तुम खुद ही कंपोगे। मैं तो बोलता हूं क्योंकि मैं अपने भीतर जाना सीख गया हूं। एनलाइटनमेंट के वक्त 1985 में मैं सिर्फ 33 साल का था। जेन जी तो अपने भीतर जाकर उस साहस और उस गर्मे को मैं साथ लेके आता हूं, तो उसी के सहारे में जी रहा हूं।
मुझे तुम्हारे बाहर की ज़्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। कोई स्वादिष्ट पदार्थ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं मेरी, कुछ मैंने पाना नहीं हो कि मैंने उस रात जो पाया उससे ज़्यादा पाया नहीं जा सकता कुछ। इसलिए मैं स्थिर हूँ, एक स्थान पर बैठा महा आनंदित उस रस का आनंद ले रहा हूँ। और अगर तुमने भी उस रस में जाना है तो पहला स्टेप है कि आपका पेट भरा होना चाहिए। इसलिए मुझे इसमें आना पड़ा, और कोई कारण नहीं था। मैंने तो अपना अध्याय समाप्त कर दिया था। पीछे से आवाज आई, नहीं बाबा नहीं जाना, टिकट बुक थी प्रयागराज में, मैंने प्राण त्याग करने थे। लेकिन पीछे से आवाज आई, नहीं जाना, अभी हमें जरूरत है छोटे बच्चे की, ये लो 15 रुपए। वो 15 रुपए जैसे बाबा नानक के 20 रुपए जो पिता ने दिए थे, वो क्रांति सिद्ध हुए। इस बच्चे के 15 रुपए क्रांति सिद्ध हो गए। मैं वापस आ गया, और वापस आकर आज मैं जो बोल रहा हूं उस बच्चे के कारण बोल रहा हूं। अन्यथा मैं अंधेरे की पानी की सुरंगों में लुढ़क गया होता, किसी मगरमच्छ का आहार बन गया होता। इसलिए मौत का कोई खौफ नहीं। 10 बार मौत के मुख से मैं बचा हूं। रोहित सामने ही था जब मैं नहर में गिर गया था 30 फीट, और जरा भी लड़खड़ाहट नहीं, जरा भी मेरे चेहरे पे दुखद स्थिति नहीं कि शरीर गया तो गया, एक दिन जाना ही है। कौन रुका है? कौन रोक पाया है इसको? कोई नहीं रोक पाया है। और फिर मैंने वह पा लिया है जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत रह नहीं जाती। मैंने वह जान लिया जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे ही सर्वज्ञ कहा जाता है। बाकी कल RSS will be completely banned in India। अगर जाना है तो बाहर किसी मुल्क में जाओ, और अगर तुम एक बार बाहर चले गए तो वापस आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यह निक्कर शिक्कर सब गंगा पार। जी, तुमने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है, अब तुम ही इसे भुगतोगे। तुम देखना कैसे भुगतोगे। तुम अपना जोर लगा लेना भक्तों, मैं तुम्हें सबको चैलेंज करके चल रहा हूं। ब्यूरोक्रेट्स को मैंने चैलेंज किया, IAS को मैंने, क्षमा करना, IAS ऑफिसर्स को मैंने चैलेंज, पूरी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने चैलेंज किया, व्यवस्थाओं को मैंने चैलेंज किया। तो फिर मैं किसके हक में बोला? मैं बोला सिर्फ उनके हक में जो आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवित है। उन तक तो मेरी बात पहुंचा ही दो, क्योंकि वो ना तो सोना खरीदते हैं, ना बढ़िया जूता खरीद सकते हैं। अगर खरीद सकते तो उनको 5 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं थी। ना वो कारों को खरीदते हैं, उनको कार का पेट्रोल का है या डीजल का है या इलेक्ट्रिक का है, उनको कोई मतलब नहीं। मैं उनके लिए विशेष बोलता हूं। तुम IAS ऑफिसर मत देना वोट मुझे पता है। तुम पूरी कोशिश कर लेना, RSS वालों, BJP वालों और सभी पार्टीज वालों। मैं किसी पार्टी की कोई अनुमोदन नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है सभी पार्टीज फुलफिल्ड हैं, भरे हुए पेट, मोटे पेट लिए फिरते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति प्रत्येक के पास है। मेरा साथ कौन देगा? कोई शायद 1-8% बेचारा हो
हैं ऐसे हैं, वो मेरे साथ आएंगे। अंततः तुम में से ही कोई प्राइम मिनिस्टर, तुम में से कोई गृह मंत्री, तुम में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर, किसको सौंपूंगा इतना? पूरे मुल्क का धन संपत्ति वैभव किसे सौंपूंगा? ईमानदार व्यक्ति को। मुझे ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था, ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है। पढ़े लिखे, परिश्रमी, कड़े मेहनती, वास्तव में देश के प्रति भक्ति रखने वाले, नकली नहीं, सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं, सिर्फ दड़ाम दुड़ुम करने वाले नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मात्रे भूमि, शब्द कहने वाले नहीं, वर्ण इसको रचनात्मक अर्थों में अपने हृदय में उतार कर इसको बाहर परिवर्तित करने वाले व्यक्ति, वो चाहिए मुझे। शब्दकोश में जो लिए फिरते हैं देश प्रेम, वो नहीं मुझे चाहिए। सच्चे देशभक्त चाहिए, जिनको फांसी की सजा हुई हो और उनसे कोई कहे दे कि फांसी माफ कर देंगे, माफी मांग लो, वो कहते नहीं। और एक दूसरी तरफ है, अब तुम खुद ही पता कर लो, जो कि खुद मुक्त होने के लिए 7 बार माफीनामा मांगता है और वास्तव में खरा उतरता है। कितना ईमानदार व्यक्ति है सावरकर, बहुत ईमानदार है। आखिर तक संग निभा उसके, आखिर तक संग निभा अंग्रेजों के, उसने बनने ही नहीं दिया। बहुत कोशिश की। आप सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में दाखिल मत हो, और लोग बहुत हुए भी नहीं। तो इसने कोई कसर कोर नहीं छोड़ी थी। जिसको आपने तस्वीर आपने लगा रखी है ना सेंट्रल विस्टा में, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं साक्षी हूं, तभी बोल रहा हूं। जितना अंग्रेजों ने दम किया हमारे नाक में, उससे ज्यादा दम सावरकर ने कर दिया था। क्योंकि अपना ही कोई बंदा राजदार जब किसी दूसरे के संग हो जाए तो उससे खतरा ज्यादा होता है। तो हमें 2 दुश्मनों से लड़ना पड़ा। एक बेगानों से, अंग्रेजों से जो शासक थे, एक अपनों से जो कहते थे हम तुम्हारे साथ मुक्त कराएंगे देश को, और उल्टे हो गए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारा क्या कर रहा है? ये देशभक्त है क्या? यह जो काम करता है देशभक्ति करता है? मैं सब चैनलों को बंद कर दूंगा टोटल, क्योंकि ये सब चैनल अपनी इमेज को बनाने के लिए ठगी मार मार कर बने हुए सेठों के चैनल हैं। चाहे अंबानी का हो, चाहे अडानी का हो, सुन लो मेरी बात। मैं ऐसा घसीटूंगा तुम्हें जीपों के पीछे टांग टांग के कि तुम अपने किए हुए पे पछतावा करोगे, रोगे। तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। लोग जिंदगी की गुहार करते हैं, तुम मृत्यु की गुहार करोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।